Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 2 of power sharing. In the last video we have covered the case of Sri Lanka. Today we are going to cover the case of Belgium. ठीक है, Belgium is a small European country, ठीक है, located in the west of the Europe. तो आज हम केस समझेंगे बेल्जियम का कि वहाँ पर पावर देखो, लास्ट केस में हमने श्रीलंका के बारे में समझा था, उसमें क्या था, पावर शेयरिंग नहीं हुई थी। आज हम समझेंगे बेल्जियम में पावर शेयरिंग जब गवर्नमेंट करती है तो उसे क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द बेल्जियम। देखो, ये है यूरोप का मैप, दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप। फ्रांस तुम्हें पता ही है, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बेल्जियम की। तो अब आपको सबसे पहले समझना है कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम देखो यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट पे पाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी नेबरिंग कंट्री हो गई फ्रांस, एक छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। तो 4 आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ बेल्जियम। कौन कौन सी? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं इसके एथनिकल कंपोजिशन की। देखो, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, ऊपर वाला पार्ट यानी जो नॉर्थ वाला पार्ट है एंड द साउथ वाला पार्ट। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स हैं कुछ, फ्लेमिंग्स एक ग्रुप है और एक है वैलून्स, और थर्ड जो लास्ट पार्ट है वो है जर्मन्स का। ठीक है, अब आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये नॉर्थ वाला पार्ट, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द फ्लेमिंग्स। ठीक है, और यहाँ के लोगों को बोला जाता है फ्लेमिश। ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग, इन विच लैंग्वेज? तो नीदरलैंड्स या डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है यहाँ पर? डच लैंग्वेज या नीदरलैंडिक, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कनेक्टेड किससे है? नीदरलैंड से है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? नीदरलैंडिक या फिर डच स्पीकिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद वैलोन्स साउथ वाला पार्ट है, जहाँ पर ये वाला पार्ट किससे लगा हुआ है? फ्रांस से। तो यहाँ पर कौन सी स्पीकिंग है? तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ पार्ट जर्मन का भी है, तो जर्मन पार्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जर्मनी से लगा हुआ है, तो ये जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। ठीक है, 1%। तो आपको ये याद रखना है, 2 पार्ट्स मेन है इसमें, फ्लेमिश और वैलून्स। ठीक है, फ्लेमिश लोग कौन है? जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल हैं, और दूसरे वैलून्स कौन है? जो कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। ठीक है, देखो और अच्छे से डिवीजन कर दिया गया है इसका। जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, इसी के बीच में एक छोटा सा पार्ट है, ब्रसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स क्या है? उसमें डिवीज़न अलग है, पूरे बेल्जियम में डिवीज़न अलग है। देखो, 59% फ्लेमिश है, जो कि डच स्पीकिंग लोग हैं। बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, दूसरे सेकंड पार्ट में जो हैं वो बेसिकली लोग हैं वेलोनिया। ठीक है, वो कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। ठीक है, कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। क्लियर है बात? और कुछ पार्ट यहाँ पर 1% जर्मन का भी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एथनिकल कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सिटी ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में सिस्टम बिल्कुल अलग है। पूरे बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग लोग हैं, जिसे फ्लेमिश कहा जाता है, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है। ठीक है, ब्रसेल्स में उल्टा है। ब्रसेल्स में क्या है? ब्रसेल्स कैपिटल है, वहाँ पर 80% फ्रेंच है और 20% डच स्पीकिंग लोग हैं। ठीक है, देखो केस ऑफ बेल्जियम, एथनिकल कंपोजिशन समझते हैं हम। तो मैंने अभी बताया पूरे बेल्जियम की क्या कंडीशन है, 59% क्या है? डच स्पीकिंग लोग हैं, और जो रीजन है ये फ्लेमिश
रीजन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है जर्मन की। फ्रेंच में 40% है, वेलोनिया रीजन कंपेरेटिवली लेसर इन नंबर बट रिचेस्ट कम्युनिटी, ठीक है। नंबर कम है लेकिन बहुत ही रिच क्लास है ये, फ्रेंच 40% है। जर्मन्स कितने हैं? 1%, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल सिटी की। कैपिटल सिटी यानी कि ब्रसल्स में डच स्पीकिंग लोग 20% है और फ्रेंच स्पीकिंग लोग 80% है, ठीक है। फ्रेंच माइनॉरिटी वर रिच कम्युनिटीज़, तो आप याद रखना फ्रेंच जो माइनॉरिटी है वो बहुत ही रिच कम्युनिटी है। द डच वॉज लार्जर इन नंबर, जो डच हैं वो लार्जर है नंबर में। देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इन 1950s और 1960s। 1950s और 1960s में इन दोनों कम्युनिटी में बहुत पहले स्टार्टिंग में कन्फ्लिक्ट्स थे। The problem was more acute in capital as French were in majority in capital but minority in country। देखो, अगर आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में देखोगे तो अगर पूरे बेल्जियम की कंडीशन ली जाए तो मेजॉरिटी में कौन आ जाता है? तो वो आ जाते हैं डच पीपल। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में मेजॉरिटी में कौन आ जाता है? फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, तो इसका सॉल्यूशन किसने निकाला? बेल्जियम गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो देखो एथनिकल कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। बेल्जियम इज़ अ यूरोपियन कंट्री और इसकी पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ हो चुकी है अब। और कैपिटल इज़ ब्रसल्स, ठीक है। और हरियाणा जो है उसकी आधी पॉपुलेशन है, हरियाणा की 2 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है, तो उससे भी कम पॉपुलेशन है, छोटी सी कंट्री है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या सिस्टम लिया उसको हम समझते हैं। एथनिकल कंपोजिशन में तुम्हें बता ही चुका हूँ। 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन में से 100% में से 59% फ्लैमिश लैंग्वेज बोलते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% live in the Wallonia region and speak French language. Remaining 1% of the Belgian speaks German, ठीक है, जर्मन बोलते हैं। और कैपिटल में क्या है? 80% स्पीकिंग फ्रेंच वाइल द 20% स्पीकिंग डच। वहाँ पर कंडीशन बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके की सोसाइटी थी बेल्जियम में। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी थी वो कितनी थी बेल्जियम के अंदर? 40%। वो क्या थी? रिच एंड पावरफुल, ठीक है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। लेकिन डच स्पीकिंग कम्युनिटी ज़्यादा होते हुए भी इतनी ज़्यादा रिच या पावरफुल क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत लेट आया और एजुकेशन भी वहाँ पर बहुत लेट उन्हें मिली, इस कारण से वो रिच या पावरफुल नहीं हो पाए। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s और 1960s। इसके कारण क्या हुआ? क्योंकि ये अमीर लोग थे, ये गरीब लोग थे, इनके बीच में मतभेद चलते रहते थे। क्योंकि मेजॉरिटी में कौन था? डच स्पीकिंग लोग। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन 1950 1960s के बीच में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। ब्रसल्स में बिल्कुल और भी अलग कंडीशंस थी, क्योंकि ब्रसल्स में फ्रेंच ज़्यादा थे, डच स्पीकिंग लोग कम थे, तो वहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल अलग थी। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन अ कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। डच स्पीकिंग लोग देखो मेजॉरिटी में है पूरे बेल्जियम के अंदर, लेकिन माइनॉरिटी में है कहाँ पर? कैपिटल में। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? हाउ बेल्जियम डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये कौन सी प्रॉब्लम कहलाएगी? कल्चरल डाइवर्सिटी की, यानी कि अलग अलग कल्चर है अलग अलग जगहों पर। देखो इन्होंने 3 तरीके से इसे सॉल्व किया, इसे आपको डिटेल में लिखना है, याद रखना, ठीक है। मैंने आगे पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, तो मैंने बस शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पर। अब मैं सबसे पहला काम किया इन्होंने क्या? इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंड का मतलब होता है चेंज किया, ठीक है, उसमें बदलाव किए। सबसे पहले क्या किया है इन्होंने? अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये एक बेल्जियन मॉडल लेके आए जिसमें 3 डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो इन्होंने 3 डिफरेंट गवर्नमेंट लाए अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है।
They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on the linguistic lines. ठीक है, और इन्होंने जो ये लिंग्विस्टिक लाइंस का मतलब क्या हुआ, भाषा के आधार पर जो डिवीजन होना था, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी उन सबको प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर दिया. ठीक है. एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम. ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम समझते हैं. द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ. उन्होंने बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचा और अलग तरीके से काम किया. श्रीलंका वाला केस बिल्कुल डिफरेंट है और बेल्जियम वाला केस बिल्कुल डिफरेंट है. दे रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़. उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को समझा और फिर क्या किया, बिटवीन 1970s to 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times. ठीक है, इसको लिखना है तुम्हें पूरा डिटेल में, जो लिखोगे तुम इस पॉइंट को लिखोगे. बिटवीन 1970 and 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों चेंज किया, क्यों अमेंड किया? देखो, चेंज वर्ड नहीं लिखोगे. जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं अमेंड. अमेंड का मतलब होता है बदलाव. ठीक है, तो चेंजेस, एडिट करना. ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? अमेंड. 1970 से लेकर 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला गया, अमेंड किया गया, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जा सके ताकि सारे लोग, एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ताकि सब लोग एक कंट्री में बहुत अच्छे से रह सकें. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. और जो अरेंजमेंट ये लोग लेके आए, ये बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अलग तरीके का अरेंजमेंट था और वह बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था. तो ये बेल्जियन मॉडल क्या था, किस तरीके का ये सिस्टम था? तो इस मॉडल को कहा गया है बेल्जियन मॉडल. इसमें क्या किया इन्होंने, 3 डिफरेंट काइंड की वो 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई इन्होंने. ठीक है, अब आपको मैं एक बार समराइज वे में इसको समझा देता हूँ. देखिए, फर्स्ट बेल्जियन मॉडल को समझते हैं. बेल्जियन मॉडल में देखो 3 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट है. पहला सेंट्रल लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे और तीसरा आपका कम्युनिटी लेवल पे. तो पहली फर्स्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरी बेल्जियम की एक गवर्नमेंट. Constitution prescribes that number of Dutch and the French speaking ministers should be equal in the central government. सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव क्या किया गया, जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब चाहे 59% डच हैं और 40% फ्रेंच हैं, लेकिन मिनिस्टर्स इनके कितने होंगे, इक्वल, और इक्वल मिनिस्टर्स होंगे. दोनों के जो मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर्स कितने होंगे, इक्वल मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट भी लिख दिया है क्विक लर्निंग में, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. कुछ स्पेशल लॉज बना रखें, कानून बना रखें, अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी चेंज करना है, तो इन्हें क्या चाहिए, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का सपोर्ट चाहिए. ठीक है, यानी हर एक लैंग्वेज, देखो अब एक और लैंग्वेज है माइनॉरिटी में थी जो 1% जर्मन्स थे, तो उनका भी सपोर्ट चाहिए अगर कोई भी कानून में चेंज करना है, तो स्पेशल लॉ के अंडर ये आता है. ठीक है, स्पेशल लॉज फॉर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. ठीक है. तीसरा, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली. ठीक है, कोई भी सिंगल कम्युनिटी, यानी ना तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी ना ही फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी यूनिलेटरल डिसीजन लेगी, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लेगी. याद रख लेना, यूनिलेटरल का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेगी. ठीक है. तीसरा, फोर्थ, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. बहुत सारी जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई हैं.
ठीक है। तो दो रीजन्स ऑफ द कंट्री, दोनों रीजन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी कुछ पावर्स किसको दी हुई हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को भी दी हुई हैं। लेकिन जैसे इंडिया में सिस्टम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके अंडर आती है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन ऐसा बेल्जियम में नहीं है। जो ये स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और उनके पास भी उतनी ही पावर होती है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसा इंडिया में है ना सिस्टम कि सबऑर्डिनेट है, मतलब सबको किसके साथ काम करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। जो भी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होंगी उनको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना होगा। ऐसा बेल्जियम में नहीं है, ठीक है। नो, दे आर नॉट द सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, याद रख लेना, ठीक है। ये था हमारा सेंट्रल लेवल पे। तो तुम्हें 3-4 पॉइंट जो याद रखने हैं वो पहला क्या है, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। दूसरा, स्पेशल लॉज फॉर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, हर एक के लिए एक अलग से स्पेशल लॉज बनाए गए हैं ताकि सारे जितनी भी लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप हैं सबको बराबर अधिकार मिल सके। अगला, नो यूनिलेटरल डिसीजन, कोई भी अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। नो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दूसरे काइंड की गवर्नमेंट है, अभी कहाँ पर थी, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट थी। और दूसरे टाइप की गवर्नमेंट है सेपरेट गवर्नमेंट एट द ब्रसेल्स, ठीक है। यानी कि कैपिटल सिटी में इन्होंने एक अलग तरीके की गवर्नमेंट बनाई, सेपरेट गवर्नमेंट, अलग से गवर्नमेंट है, सेंट्रल की अलग गवर्नमेंट है और कैपिटल की अलग गवर्नमेंट है, याद रखना, कैपिटल के लिए अलग से गवर्नमेंट है। Brussels have a separate government in which both the communities have equal representation, उसमें भी equal representation है दोनों का, ठीक है। जो सेंट्रल की जो कैपिटल की गवर्नमेंट है यानी कि ब्रसेल्स में जो गवर्नमेंट है, कैपिटल सिटी में जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी एक अलग गवर्नमेंट है, उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दोनों लैंग्वेज का, दोनों कम्युनिटीज़ का। French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. फ्रेंच ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों माना, क्योंकि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, जबकि वहाँ पर कौन ज़्यादा थे, डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे तब भी, ठीक है। वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से ब्रसेल्स में भी फ्रेंच स्पीकिंग लोग जबकि 80% थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो वो इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था, इस वजह से, ठीक है। ये हो गई सेकेंड काइंड की गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट कौन सी है, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखो, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी लोगों के द्वारा चुनी जाती है। बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, हर एक लैंग्वेज की कम्युनिटी के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इलेक्ट किए जाते हैं और रिप्रेजेंटेशन की तरीके से वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी वो रहें, लेकिन तीनों कम्युनिटी में से एक एक मतलब रिप्रेजेंटेशन इक्वल, इसमें तीनों लैंग्वेजेस का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये जो गवर्नमेंट बनती है ये किस लिए बनती है, ताकि जो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको ये डील कर सके। देखो, इन्होंने कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के लिए अलग गवर्नमेंट बना दी ताकि कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज लेवल पे कभी भी कोई भी इशू हो तो ये सॉल्व किया जा सके। और क्योंकि इसमें मेंबर्स सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप के हैं, मतलब डच स्पीकिंग लोग भी हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग भी हैं, तो यहाँ पर क्या है, सबकी बात सुनी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सिस्टम। अब मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया है तो वो देख लो आप, तुम्हें इस टेबल से समझ में आ जाएगा कि डिवीजन ऑफ द बेल्जियम गवर्नमेंट कैसे कैसे है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एट बेल्जियम, कैपिटल गवर्नमेंट एंड
ब्रसेल्स और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो कम्युनिटी डिवीजन किस तरीके से है, 59% डच है, 40% फ्रेंच है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन तो कैसे इन्होंने इक्वल किया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज़। तो दोनों कम्युनिटीज़ में से क्या किया इन्होंने, इक्वल मेंबर्स को ले लिया। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़। ठीक है, कैपिटल में गवर्नमेंट में क्या हुआ, कैपिटल में देखो कम्युनिटी डिवीजन किस तरीके से, 80% फ्रेंच है, 20% डच है, और बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर भी। ठीक है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है दोनों। उसके बाद लास्ट हमारा है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में देखो यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, वन लैंग्वेज कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, हर एक लैंग्वेज को अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से था, 59% डच थे, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन। और ये गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये इस टेबल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो ये चेंजेस बेल्जियम ने किए, इससे इनको बहुत फ़ायदा हुआ। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत उलझा हुआ सा मॉडल है, लेकिन इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर अ पीपल लिविंग इन बेल्जियम। जो बेल्जियम में रहते हैं लोग, उनके लिए भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मॉडल है, बट उन्होंने इसको एडॉप्ट कर लिया है। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, और आज तक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आज तक कोई लड़ाई झगड़ा, कोई सिविल वॉर की कंडीशन बेल्जियम में नहीं हुई है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री इन द लिंग्विस्टिक लाइन्स। कि कभी भी बेल्जियम में, अब जब से ये मॉडल आया गया है, जब से लिंग्विस्टिक लाइन्स पे कभी भी डिवीजन होने की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। When many countries of the Europe came together to form the European Union, जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर एक उन्होंने यूनियन बनाया ताकि ट्रेड आसानी से हो सके, आप ट्रैवल कर सको एक कंट्री से दूसरी कंट्री, यूरोप की एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो इसलिए एक यूरोपियन यूनियन बनाया गया था। ठीक है, उसका जो कैपिटल है उसे भी ब्रसेल्स में रखा गया, क्योंकि यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा था कि इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, तो ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। याद रख लेना, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रसेल्स में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द, हम दोनों केसेस को का डिफरेंस समझते हैं। श्रीलंका और बेल्जियम दोनों हमने पढ़ लिए। तो बेल्जियम गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस, श्रीलंकन गवर्नमेंट में क्या डिफरेंट था बेल्जियम गवर्नमेंट से। तो देखो पहला पॉइंट है, बेल्जियम गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज इन मैटर ऑफ जॉब एंड एजुकेशन। तो याद करो श्रीलंका में क्या था, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ का यूज़ किया गया था इन मैटर्स ऑफ द जॉब एंड एजुकेशन। सिर्फ किसको मिलता था जॉब्स एंड एजुकेशन, सिन्हाला कम्युनिटीज़ को। ठीक है, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिफरेंस का, देयर इज़ अ स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। एक इन्होंने स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई टू लुक आफ्टर द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज बेस्ड इश्यूज़। ठीक है, कल्चरल, लैंग्वेज, एजुकेशनल के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट है बेल्जियम के अंदर, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ तक कि श्रीलंका, द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट सेंसिटिव टू द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। वो तो बिल्कुल सेंसिटिव ही नहीं थे लैंग्वेज और कल्चर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो कि तमिल कम्युनिटी थी, उसकी लैंग्वेज को, उसके कल्चर को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दिया करते थे। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ पर कोई रिलीजन में मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। जबकि श्रीलंका में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन हो रहा था। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ओनली द बुद्धिज़्म, केवल और केवल एक रिलीजन को फॉलो करते थे, एक रिलीजन को ही सिर्फ सपोर्ट और प्रोटेक्ट किया जा रहा था, वो था बुद्धिज़्म।
ठीक है, आई होप कि तुम्हें 3 पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, अभी तक की तुम्हें बात क्लियर हो गई होगी और तुम्हें बेल्जियम की कंडीशन देख के ये समझ में आया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, पावर शेयर करके बेल्जियम ने अपना मॉडल कितना इम्पोर्टेंट बना लिया कि वहाँ पर लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत शांति से रह रहे हैं, कोई सिविल वॉर की कंडीशन नहीं आई। तो पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, कितनी फॉर्म्स होती हैं, किस तरीके की पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।